Ladies and gentlemen, welcome to the class of English essay. And this is the first lecture of the series of the lectures that we shall have regarding English essay. Let's see what we are going to discuss. In our today's discussion, we have following objectives. We will talk about these things first before we formally start writing of an essay, or for that matter, assessment of the essay and the things related to that. Since there are two papers of English, one is English composition, the other is essay, and this particular session focuses on the essay alone. I think it's my responsibility to make you guys understand what are various dynamics of English composition paper and how can you score higher in this particular paper. And I'm saying this on my humble experience of actually scoring some 64 marks in English composition papers, CSS 2018, PMS 2018 in English composition papers, some 78 marks, breaking the record, and again some 58 marks in English composition paper in 2019. A consecutive hat trick not only in essay but also in English composition paper. Then we will be talking about English essay, how is it different from other subject, what subjects, what does examiner reports say about this, and then the things associated regarding this particular subject, and then this session. Well, cracking English has always been considered as a toughest nut. काफ़ी लोगों से ये डिकन्स्ट्रक्ट नहीं होती, लेकिन मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि इंग्लिश इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट एज इट हैज़ अदरवाइज बिन मेड एज अ साइकोलॉजिकली द टफेस्ट सब्जेक्ट. इट इज़ इन द साइकी ऑफ द कैंडिडेट्स कि भाई वो पहले गिव अप कर लेते हैं और इंग्लिश को एक टफ सब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं, हालांकि इट इज़ नॉट सो, इट इज़ नेवर सो. English composition के पेपर में I would start with this fundamental thing that failure is not an option, it is a choice. आपको कोई फेल नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहें कि आपको फेल किया जाए. वन. सेकेंडली, ये फिर आप देखें कि काफ़ी सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो इंग्लिश कंपो में फेल क्यों होते हैं. आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यार इस पेपर में तो हम पास हो सकते हैं, स्कोर ले सकते हैं, सिर्फ पास नहीं, लेकिन there are issues that you need to take into account. Why do many candidates fail? पहला सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे एस्पायरेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि वो राइटिंग स्किल्स की बजाय वोकेबलरी के ऊपर ज़्यादा जोर लगाते हैं. सुबह सुबह उठते हुए कोई 15 से 20 वर्ड जीआरई के याद कर ली, 3500 वर्ड्स की लिस्ट डाउनलोड कर ली और उसे कंटिन्यूसली 2-2 घंटे रोजाना की बुनियाद पर दिए. हालांकि जितना टाइम इसको दिया जा रहा है उसके नतीजे में चांसेस ऑफ एक्चुअली मार्किंग राइट वर्ड्स आर वेरी 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 लिमिटेड. और कोई 6 वर्ड ठीक होते हैं, 8 वर्ड ठीक होते हैं, चलें किसी के 15 वर्ड्स भी ठीक हो जाएं, लेकिन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी डेडिकेट टू द जीआरई एंड अदर वोकैबुलरी डजंट हैव एनी इक्विवेलेंस विद द अदर थिंग्स. हालांकि 20 नंबर की वोकैबुलरी हम इतना टाइम देते हैं, राइटिंग स्किल्स 80 नंबर की हैं हमारी, 60 नंबर्स की हैं, हम उन्हें इतना टाइम नहीं देते. वोकैबुलरी के साथ क्या मसला है कि अगर आपके ठीक हुए तो माशाल्लाह 15 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके नहीं ठीक हुए ना तो फिर आपके 2 भी ठीक नहीं होंगे. कभी कभार ये भी होता है कि आप तुक्के भी लगा लेना तो आपके 5 अल्फाज ठीक होते हैं. मैं ये इंप्रेशन हरगिज नहीं देना चाहता कि आपको वोकैबुलरी के ऊपर काम करना ही नहीं चाहिए. मैं सिर्फ ये इंप्रेशन देना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वोकैबुलरी के ऊपर, इट शुड नॉट बी डिस्प्रोपोर्शनेट एज कंपेयर टू द राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट in the line of priority than the vocabulary. सेकेंड, काफ़ी लोगों को पेपर की अंडरस्टैंडिंग ही मुकम्मल नहीं है. अच्छा, बिफोर दैट आप वोकैबुलरी ना भी करें, आप ये पेपर पास कर सकते हैं. इट डजंट मीन आपको करनी नहीं चाहिए, बट आई वुड शो टू यू दैट यू कैन. लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर, पता ही नहीं है कैसे तैयार कैसे करें. एक चीज जहन में रख लें, पाक अफेयर तैयार कर लें, करंट अफेयर, इस्लामियात, कंपो या ऐसे. पहला अपना किसी अपने मेंटोर से इस बात के ऊपर एक लेक्चर ले लें, गुफ्तगू कर लें कि सर इस सब्जेक्ट की फिलॉसफी क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसको हम कर कर डिकंस्ट्रक्ट कैसे करें.
तीन चीज़ों में डिवाइडेड है कंपो पेपर, ग्रामेटिकल स्किल्स, क्रैमिंग स्किल्स एंड देन राइटिंग स्किल्स। जब तक आपको ये तीनों चीज़ें विथ मेथडोलॉजी ऑफ हाउ टू डू दैट नहीं पता होगी, यू वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म दिस पेपर इन दिस पेपर। देन कंपो वाहिद पेपर है जिसमें लोग सिर्फ प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करते हैं। पूरा पेपर बहुत कम लोग हैं जो कि वो प्रैक्टिस करते हैं। मसलन आप मॉक देते हैं तो चले आपका मुकम्मल पेपर आपका जो है वो प्रैक्टिस हो जाता है कि अच्छा 3 घंटों में आपने कैसे करना है। लेकिन जब हम असेसमेंट करा रहे होते हैं तो बस हम प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन तक अपने आप को महदूद कर लेते हैं। एंड इन दिस मैनर एवरीथिंग वर्चुअली एंड्स वेरी मच देयर। तो काफी लोग जब प्रैक्टिस नहीं करते तो उनके ना तो नरेशन ठीक होती है, ना पंक्चुएशन ठीक होती है, ना ट्रांसलेशन ठीक होती है, ना ही वो करेक्शन के 5 अल्फाज जो हैं या 5 सेंटेंसेस जो हैं उन्हें ठीक कर पाते हैं। This is utter disregard for a very serious paper. How can you do that? You should not be doing that. आप अगर ऐसा करेंगे तो definitely it would have serious consequences कि आप इसमें फेल हो जाएंगे। एक और चौथा मसला वो ये है कि एग्जाम में सारे सवाल कंपोजिशन के पेपर के एक कैंडिडेट नहीं कर सकता, वो कैंडिडेट जो कि प्रैक्टिस ना करता हो। आप अक्सर लोगों से सुने, मतलब 2016 से पहले सीएसएस वाज डिफरेंट थिंग, 16 ऑनवर्ड्स रिफॉर्म्स आए तो क्वेश्चंस भी उसमें काफ़ी सारे ऐड हो गए। तो अब जो टोटल पेपर है वो ये बन जाता है ना कि आपको उसमें प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन के अलावा और सारे बहुत सारे पोर्शन, करेक्शन, नरेशन, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, एनोलॉजीज, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीज़ें अब इसमें आ गई। तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स हैं बस वो प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर ओवर ड्यू टाइम लगा लेते हैं और बाकी उनके जो जो पोर्शंस हैं वो उनके कवर नहीं हो पाते, एंड दिस एक्चुअली रिजल्ट्स इनटू द फेलियर। देखें आप 15 से 20 नंबर का पेपर ही नहीं कर पा रहे, टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन एक्सपेक्ट एग्जामिनर इज गोइंग टू पास यू। Given such circumstances and context, please note following strategies to crack this. आपका जो CSS का है या इवन PMS का है जो पेपर है, इनमें तो अभी एग्जैक्ट रेप्लिका है। ग्रामेटिकल पोर्शन 25 मार्क्स का है, ग्रामिंग पोर्शन 35 मार्क्स का है, स्किल बेस्ड पोर्शन 40 मार्क्स का है जिसमें प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन आ जाती है। अब इसको अगर हम मजीद डिकंस्ट्रक्ट करें तो ग्रामेटिकल पोर्शन आप ये देख लें, आप 25 में से 18 नंबर ले सकते हैं, क्रैमिंग पोर्शन 35 में से 8 ले सकते हैं, ये 26 हो गई। आप उसके बाद ये जो स्किल्ड बेस्ड पोर्शन है 40 में से 20 नंबर ले सकते हैं, ये आपके 46 नंबर हो गए। वोकैबुलरी के 20 नंबर के अलावा भी आप पास हो सकते हैं। मिसाल आप देखें, करेक्शन आपने की, अब करेक्शन कैसे करते हैं लोग, पहले इसके बारे में बात करें। मार्केट से 200 या 300 सेंटेंसेस ले लेते हैं, अकेडमीज उन्हें देती हैं जी 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, एक तरफ सेंटेंस लिखा हुआ था, आगे उसकी करेक्शन होती है। लोग इनको प्रैक्टिस करके समझते हैं कि अच्छा दे हैव डन नाउ वंडर्स एंड दे आर गोइंग टू पास करेक्शन। नो, you would definitely fail, and I can say with conviction that you are doomed to disaster, you are going to fail. करेक्शन करने का जो सही मैकेनिज्म है, और आई हैव ट्राइड एवरी मेथड एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू दिस मेथड, आई एम सजेस्टिंग यू। आप एक पार्ट ऑफ स्पीच पकड़ें जैसे नाउन, 3 दिन आप उसके 2 से 3 किताबों में से रूल्स पढ़ लें, चौथे दिन आप उसके 100 सेंटेंसेस कर लें, 5वें दिन 200 सेंटेंस कर लें, आपका एक हफ्ते में एक पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होगा ना, कोई मसला नहीं है। 40 मिनट रोजाना देंगे तो ये प्रोग्रेस होगी, 1.25 घंटा देंगे तो आप 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक हफ्ते में कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद आपका जो रिजल्ट होगा ना वो करेक्शन 5 में से 5 भी ठीक हो सकते हैं। ऑन दैट स्ट्रेटेजी आई एम सजेस्टिंग कि यू कैन स्कोर 4 आउट ऑफ 5 इन करेक्शन। नरेशन पहले आती थी सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस, he says to me how are you, translate change the narration। अब भाई आता है पैसेज, और पैसेज में लोग 3 बड़े मसाइल करते हैं। पंक्चुएशन, ये जो इन्वर्टेड कामास हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए या चेंज किया जाए, ख़त्म नहीं चेंज किया जाए, प्रोनाउन की सबसे बड़ी गलती और टेंस की, नरेशन, इन 3 चीज़ों में है, ये इसकी गलतियां करते हैं। और डायलॉग से जब पैसेज आप बनाते हैं तो ये तो लाजमन मसाइल होते हैं कि जो है वो अल्फा ने ब्रावो के लिए कहा, टॉम ने हैरी के लिए कहा, या हैरी ने डिक के लिए कहा, एंड दिस इज वेयर यू एक्चुअली मिसकंस्ट्रू दिस होल डिबेट, एंड दिस इज रिजल्ट ऑफ 2 things: A,
lack of understanding of narration. I have literally seen candidates जो कि जनवरी में narration की practice कर रहे थे. Come on, this is part of your grammar. You should be doing this from the very outset. This is not something to be done at the end. This must be given the priority it deserves. उसके बाद है फिर आपकी punctuation. Punctuation है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, 15 दिन आपसे कुल ले लेगी, 5 में से 4 नंबर. ट्रांसलेशन चल लें, 10 में 8 नहीं, हम 6 कर लेते हैं. आप आराम से 25 में 18 नंबर ये ले सकते हैं. ये आपसे कुल काम रोजाना का 1.5 या 2 घंटे ले लेगा और आप 18 कंफर्म नंबर ले सकते हैं. ये 20 भी हो सकते हैं. ऑन दी अदर एंड आप वोकैबुलरी को 2-2.5 घंटे रोजाना देंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको इसमें खुद ही पता है, आएंगे तो 15 भी हो सकते हैं, नहीं आया तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, बट हियर यू कैन डू दैट. क्राइमिंग पोर्शन आपका है वो देख लें, 2 तरह का है. एक इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, 5 में से 3 कर लें. पेयर ऑफ वर्ड्स 3 कर लें. एनोलॉजी 2 कर लें, फिर भी आपके 8 नंबर आ गए. ये कितने हो गए? 26 हो गए. प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन जब भी आप करें तो आप उसकी असेसमेंट करा लें. विदाउट असेसमेंट यू शुड नॉट बी डूइंग दिस पोर्शन, नॉट बी डूइंग दिस पोर्शन, नॉट बी डूइंग दिस पोर्शन. रिमेंबर दैट एंड कीप इट विद योरसेल्फ. जब आपने ये काम कर लिया तो फिर आपने देखना है कि आपके नंबर कितने बन जाते हैं. 26 और 20 बन जाएंगे आपके 46. 4 आपके वोकैबुलरी के ए फॉर अल्लाह भी ठीक हो सकते हैं. 50 नंबर आप ले सकते हैं. 50 को छोड़ें, आप 10 नंबर और काट लें, 40 आपको रिस्पेक्टेबल नंबर चाहिए. यू कैन डू दैट. लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ एक बात कि इट इज, हम समझते हैं कि देयर इज फॉल्ट इन अवर स्टार्स. नो, rather than saying that there is a fault in our stars, we must be saying that the fault lies in our strategies. और हमें अपने strategies जो हैं वो बेहतर करने की जरूरत है. अब आ जाता है इंग्लिश एसे के ऊपर. इंग्लिश एसे का सब्जेक्ट पहले तो आप समझें इसी तरह कि दीगर सब्जेक्ट से डिफरेंट कैसे. व्हाट मेक्स इंग्लिश एसे डिफरेंट? पहली चीज जो उसे डिफरेंट रहती है वो ये कि यार दीगर पेपर्स में आपकी अंग्रेजी चेक नहीं होती, यहाँ पे आपकी अंग्रेजी चेक होती है. दीगर पेपर्स में अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती कर भी लिए करंट पाक अफेयर्स में, तो एग्जामिनर वुड टेक इट फॉर ग्रांटेड कि कम ऑन, इट इज परफेक्टली फाइन, इट इज वेरी मच ओके, बट यू शुड नॉट बी कमिटिंग सच एंड सच मिस्टेक हियर. सेकंड, दीगर सब्जेक्ट्स में आपको एमसीक्यूज हैं, 7 सवाल हैं, उनमें से 4 करने हैं. 10 एमसीक्यूज ठीक हो गए, चले 4 में से 2 सवाल अच्छे आ रहे थे, 2 वैसे ही आ रहे थे, मुनाज़ा आपने कर लिया, यू कैन पास. And essay you have just one question and that is the sum of all skills. उसके ऊपर आपने काम करना. तीसरा डिफरेंस ये क्या, दीगर सब्जेक्ट्स में एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है. इंडो पैसिफिक पे सवाल आ जाएगा, कश्मीर के ऊपर मसलन पीएमएस की बात कर लेते हैं. अभी हमें पता है कि लेट्स से यार जो सीएस ये जो है वो सवाल ये पॉसिबल है. नागोर्नो कराबाख है, कोविड-19 पे है. अर्मीनिया अजरबैजान वाला कन्फ्लिक्ट जैसे हमने बात कर ली, नागोर्नो कराबाख, इंडो यूएस नेक्सस है. या उसके बाद हम बात कर सकते हैं इंट्रा अफगान डायलॉग है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस है, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19 वगैरह. एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, इट इज नॉट सो इन एसे. आप कितने भी ऐसे प्रैक्टिस कर लें, at the end of the day essay is all about skills rather than any crammed up thing that you have already done. Thanks to the era before 2016 हम कोई टॉप 20 essays याद कर लेते, अकेडमीज बुक्स पब्लिश कर लेती थी, तो the people without skill would even pass this essay. ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि before reforms there weren't people with skills. There were definitely, and they are. But the point is the dynamics have changed. And the nature of topics has even has also changed. पहले होते थे personalized politics in Pakistan. अब आते हैं जनाब issues and challenges of democracy in Pakistan in context of the polarized politics. अच्छा, आखिरी बात इसको मैं बंद कर लूँ यहाँ पे. दीगर सब्जेक्ट का साइकोलॉजिकल प्रेशर कुछ भी नहीं होता. ऐसे का वैसे ही हमारे अकेडमीज ने, इंडिविजुअल टीचर्स ने, एस्पायरेंट्स ने मिलकर एक कलेक्टिव प्रेशर बनाया हुआ कि यार पता नहीं क्या होगा, ऐसे क्या होगा यार, 3 घंटे का पेपर होगा और क्या होगा. एंड दिस इज प्राइमरली बिकॉज दे लैक प्रैक्टिस इन अ डेडिकेटेड मैनर. They do not go through the process of assessment from the sincere mentors, and they are more concerned about English essay rather than concerned about the practice and assessment of English essay, are giving a thought of doing that work regularly. याद रख लें, अगर आप लेट्स से पीएमएस में किसी में अपीयर हो रहे हैं तो आप 10 दिन पहले भी अगर
15 दिन पहले भी रोज की बुनियाद पर एक आउटलाइन और इंट्रो बना दे जाएं तो इट वुड बी अ कप ऑफ टी फॉर यू टू राइट एन एसे विद इन एग्जाम रूम। ये जैसे आप 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले कर लें, या चलें 2 महीने अभी पहले कर लें, इट इज वेरी मच ओके। जितना भी आप टाइम है, वैसे भी कोई नहीं उसमें कर स्पेसिफिक। आप एग्जाम से पहले अपने आप को एग्जाम के माहौल में जब तक आप नहीं डालेंगे, आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर हावी हो जाएगा, आप एग्जाम के ऊपर हावी नहीं हो जाएंगे। एक होता है नॉर्म, एक होती है एक्सेप्शन। नॉर्म ये होता है कि आप रूटीन वाइज वो चीज करते 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 इतने यूज्ड हो जाते हैं कि नाउ you do not need anything, you are just okay with that, you are perfectly okay with that. Next is एग्जामिनर रिपोर्ट में ये बातें आइडेंटिफाई की गई कि ऐसे आपका कोहेरेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। मसलन आपसे पूछा गया है डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, तो आपका ऐसे इस बात पे नहीं होना चाहिए व्हाट इज टेररिज्म, रीजंस बिहाइंड टेररिज्म, इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, सॉल्यूशंस टू टेररिज्म। कम ऑन, आई हैव आस्क्ड एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कैन डायलॉग एक्चुअली eliminate the threat of terrorism? You need to write very much relevant. काफी लोग अपना जो फोकस है वो खो देते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि डिस्कशन विद इन डिस्कशन उनकी शुरू हो जाती है, और उनके जो और थॉट्स हैं वो बड़े रैंडम होते हैं। और रैंडम होने के साथ, या रैंडम से क्या मुराद है कि भाई ऐसे और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में क्या फर्क है। आप देखें फेसबुक पे लोग कितनी जबरदस्त अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन उनके ऐसे में 13 नंबर होंगे। व्हाट्सएप पे जब वो स्टेटस लगाते हैं तस्वीर के साथ, तो लगता है कि भाई बस अंग्रेजी का माई बाप है ये। विंस्टन चर्चिल को एक बार ना इसके पाँव छू लेने चाहिए, बर्टन रसल को उसने बगल में लिया हुआ कि यार इस बंदे के सामने झुक जाओ वरना तुम्हारी ग्रामर ठीक नहीं होनी, लेकिन हकीकत में वो ऐसे में फेल हो जाते। वजह रैंडम थॉट्स विदाउट एनी प्रूफ, supporting a hypothesis with another hypothesis. So you need to be sound, you need to be logically okay, you should be having the information proven on the tangible grounds. Without that, I don't think this is going to be of much help. Lack of creativity ये है कि आप उस ऐसे के बारे में अपडेटेड वर्जन के साथ चीज़ों को नहीं लिख रहे। मसलन आपसे ऐसे दिया गया है, I may disapprove of what you say but I will defend to that your right to say it। ये 2020 में भी था, 2015 या 2014 में भी था। अब किसी इंडिविजुअल ने अपने सीनियर का ऐसे लिखा देखा, याद कर लिया, लिख लिया, कम ऑन, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये बंदा पढ़ लेता है, इससे इसमें कोई ऐसा जो बात है वो नई नई सामने नहीं आती। एंड दैट इज एन ओल्ड फैशन इंफॉर्मेशन, इट मस्ट बी रिटन ऑन न्यू लाइंस विद न्यू इंफॉर्मेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। देन क्रैम्ड अप मटेरियल इन ऐसे। क्रैम्ड अप मटेरियल से मुराद ये कि काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स अब भी ये कर लेते हैं कि अच्छे किसी दोस्त के 10 पैराग्राफ टेररिज्म के याद कर लिए, सोशल मीडिया के याद कर लिए, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के बाद लेट से याद कर लिए ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, और उन्हें ज़बरदस्ती पेपर में रेलेवेंट बनाने की कोशिश की। नो, याद रख लें, आपके पैसेजेस बड़े विजिबल हो जाते हैं। मैं भी आपके पैसेजेस चेक करूंगा, आपको बता सकता हूं कि ये पैराग्राफ आपने एक सीक्वेंस में वो लग रहा होता है कि आपका एक्सप्रेशन लेवल और आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि इट इज डिफरेंट इन फर्स्ट पैराग्राफ एंड इट इज एंटायरली डिफरेंट इन द सेकंड वन। Do not ever try to mock the intelligence of the examiner. Don't ever try to. झूठी इंफॉर्मेशन भी नहीं लिखनी। काफी लोग ना वैसे ही लिख लेते हैं यार, अकॉर्डिंग टू फॉरेन अफेयर्स, अकॉर्डिंग टू फलां, अकॉर्डिंग टू फलां। ऐसे मैगजीन जो कि शायद उनके गांव में पब्लिश होते हैं, या वो खुद ही उनके शहर में पब्लिश होते हैं, बस या तो वो खुद पब्लिशर है। ऐसा आपने नहीं करना। रिक्वायर्ड लेंथ 2500 अल्फाज का ऐसे 2000 वर्ड तक का ही लिख लें यार, काफ़ी है। लेंथ के ऊपर किसी ने किसी को फेल नहीं किया, लेकिन ये भी ना हो कि वो शुरू होते ही ऐसे ख़त्म हो जाए, यानी कि आपने 4-5 पेजेस का कैसे लिख लिया। कम ऑन, दिस इज नॉट द लेंथ एग्जामिनर इज बेसिकली लुकिंग फॉर। आप देखें कि सीएसएस का जो पेज है वो 27 लाइन है, उसमें बड़ा लंबा पेज है। उसमें अगर आप एक साइड, दूसरी, तीसरी, चौथी 12 साइड्स भी लिख लें ना, 10 साइड्स भी लिख लें, आप पास हो जाएंगे। 6 साइड 7, नो, यू आर गोइंग टू फेल। इतनी आपने लेंथ का ख्याल करना है। आउटलाइंस उसके लिए एग्जामिनर ने कहा कि वो बहुत या तो शॉर्ट होती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, या प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं होती।
گرامر، پنکچویشن، اسپیلنگ، اس سے ریلیٹڈ کافی سارے ایررز ہیں جن کو جو ہے وہ ذہن میں لانے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آؤٹ لائنس کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ کافی ساری آؤٹ لائنس ایسی ہیں جو کہ شروع میں تو ایسپائرنٹس کیا کرتے ہیں، بہت لمبی چوڑی چیزیں لکھ لیتے ہیں نا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن جب وہ لکھنے ایکسپلین کرنے کی طرف آتے ہیں تو دے بیئرلی ایکسپلین واٹ دے ہیو پرومس ٹو 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 ایکسپلین ان دیئر آؤٹ لائن. جو انہوں نے آؤٹ لائن میں بات کر لی وہ لگ رہا تھا یار واہ واہ، بڑی 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 کوئی زبردست بات ہے، بٹ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو اٹ از ناٹ، وہ ایسی کوئی بات ہوگی ہی نہیں. آؤٹ لائن میں دیکھیں 25 پیراگراف کی بات کی، اندر لکھیں تو 12 پیراگراف میں بات ہی ختم ہو گئی ہے. دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. گرامر، پنکچویشن، اسپیلنگ، ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ایسے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ 3 چیزیں آپ سے ایسے ڈیمانڈ کرتا ہے: اسٹرکچر، آرگنائزیشن اینڈ دا کوالٹی آف دا کانٹینٹ. اور کیا یہ چیزیں اتنی کوئی مشکل ہیں؟ نو. اس کانٹیکس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ہیو ڈیزائن دس سیشن ان دس پیراڈائم. کل ہم ایکسپریشن کے اوپر بات کریں گے کہ آپ اپنا ایکسپریشن کیسے امپروو کر سکتے ہیں. پھر ہم ایسے کے اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے. ایسے کا اسٹرکچر کیا ہے، پیراگراف رائٹنگ کی ٹولز کیا ہیں، آؤٹ لائن میکنگ اسکلز کیا ہیں، اسپیشل پیراگرافس آپ کیسے لکھتے ہیں، انٹروڈکشن، کنکلوژن. اس کے بعد ہم آرگنائزیشن کے اوپر بات کریں گے، ٹائم مینجمنٹ ان ایسے کے اوپر بات کریں گے، کانٹینٹ کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ریڈنگ اسکلس اینڈ نیوز پیپر رائٹنگ کیا ہے، سورسز کون کون سے ہیں جہاں سے اسے اسٹڈی کی جائے. ساتھ ہی آپ کو جو میں روز پڑھاؤں گا اسی کی اسیسمنٹ ہوگی. جیسے آج ہم نے جسٹ پڑھا ہے، ایک اسٹرکچر لے ڈاؤن کیا ہے، تو آج ہم کوئی اسیسمنٹ کا کام نہیں دیں گے، لیکن جب بھی ہماری اگلی کلاس ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے بارے میں کہا جائے گا. سی ایس ایس 2020 کے ایسے کے پیپر کو ہم انالائز کریں گے اور آپ کو ڈیٹیلز بتا دی جائیں گی واٹس ایپ گروپ میں کم از کم 1 یا 2 گھنٹے پہلے، ویدر اور ناٹ وی آر ہیونگ اینی کلاس اور وی آر ہیونگ اینی. اچھا، کوئی اگر ہم کلاس اسکپ کریں گے تبھی آپ کو بتایا جائے گا، ادروائز آپ کنسیڈر کر لیں کہ کلاس ہوگی ہوگی اینڈ ہوگی. اور آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو میک اویلیبل دا ریکارڈنگ of this lecture specifically in audio to the for the aspirants. اور باقی جو اس میں آپ کی چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم کرتے جائیں گے. سو اور اس میں کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بھائی we believe that in essay we have a hard luck, or my humble assessment is you can the only way you can defeat your hard luck is your hard labor. And I feel that this particular paper is very fearsome, but the only way you can overcome fear is to face it. And we would understand these things from a very updated angle, from a very energetic angle, and inshallah I would try my best to make this session inspiring for you. And the learning would not solely be academic, it would be based on my experience as well, the experience of the individuals who have good record of passing ایسے. بہت چند لوگ ہیں جن کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے ایسے میں. میری ایسے میں ہیٹرک ہے، کمپو میں ہیٹرک ہے، اور میں شاید اس وجہ سے بھی ایسے پڑھاتا ہوں. ادروائز دس از ناٹ دا جاب آف ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری ٹو ایکچولی ٹیچ ایسے ٹو دی انڈیویجولس. اور میں نے تینوں مرتبہ بڑے ڈیفیکلٹ ٹاپکس کیے. مثلا سی ایس ایس میں نے کیا in fight against terrorism and corruption, it is imperative not to compromise on the civil liberties and human rights. PMS میں کیا demilitarization is a key to global peace and cooperation. And finally CSS میں یہ کیا a new war fronts lie in the economic zones. Again, all these topics were highly contested, having divergent views and subjected to certain variations. But I believed in God and gave way to what should have been done. ٹھیک ہے. So this is all about our first lecture regarding the orientation of English essay. I hope you guys have enjoyed that. This is all for today, and inshallah we will have continued discussions and questions and answers in our next lecture.